हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इकोनॉमी का ये छठवां लेक्चर है जिसमें हम मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। चूंकि हमें महेश होलासर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वह स्थिति, ऐसी स्थिति के बारे में बताया गया है कि जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए हम इसको सरल शब्दों में समझते हैं कि ऐसी स्थिति जब एक निश्चित समयावधि हो, जैसे फरवरी माह हो या मार्च माह हो, कोई भी मंथ हो, या फिर पूरा जो बजट ईयर है, जैसे 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच में, अगर हम देखते हैं कि पूरे जो बजट ईयर है उसमें कुछ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और उस निश्चित समयावधि में देखी जाती है कि इतनी समयावधि में कुछ वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में किस स्तर से वृद्धि हुई है, उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ पे है कि वस्तु की मांग यदि बढ़ जाती है तो वस्तु की आपूर्ति कम हो। अगर वस्तु की मांग बढ़ जाए और वस्तु की आपूर्ति कम हो तो क्या होगा कंडीशन, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे शादी के सीजन जब बरसात में रहता है तो वर्तमान में एक ये चीज़ देखा गया है कि शादी के सीजन में टमाटर की मांग बढ़ गई और टमाटर की आपूर्ति कम थी। इससे टमाटर के भाव बहुत अधिक बढ़ गए। इसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ये जैसे दाल की मांग अधिक हो गई, आपूर्ति कम है, तो क्या होगा, दाल की कीमत बढ़ जाएगी। इसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों में होता है। आगे है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति जो किस दर से बढ़ती है, इसकी माप किस आधार पर की जाती है। तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर की जाती है। 3 आधार हैं कौन कौन से जिससे मुद्रास्फीति मापी जाती है। वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक। ये 3 आधार हैं जिनके आधार पर मुद्रास्फीति मापी जाती है। आगे है, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो औद्योगिक कर्मकार हैं उनके लिए कौन जारी करता है, वो है श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो के द्वारा औद्योगिक जो कर्मकार हैं, जो उद्योगों में कार्य करते हैं, उनके उपभोक्ता कीमत सूचकांक जारी किए जाते हैं, वो है श्रम ब्यूरो के द्वारा। आगे है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है, उसका आधार वर्ष क्या है, वो है वर्ष 11 और 12। तो याद रखिएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 11 और 12 है। जो वर्तमान में जारी किया जाएगा वो उसका आधार वर्ष 11-12 ही लिया जाएगा। आगे है, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्यों में कमी आती है। क्या है कि अगर मुद्रास्फीति होती है अर्थात महंगाई बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं, इससे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। वस्तु के मूल्य में तो वृद्धि हो गई लेकिन वो वस्तु मार्केट में कम होती है। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति होती है। जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए और उसकी आपूर्ति कम हो तो मुद्रास्फीति होती है। आगे है, फिलिप्स वक्र
क्या दर्शाता है? हम कई बार पढ़ चुके हैं फिलिप्स वक्र के बारे में। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को बताता है। हम देखते हैं ना, ऐसे वक्र बनाते हैं ऐसे। यह मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाती है। तो फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? कई बार प्रश्न ही आया है। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के दर के मध्य संबंध को बताता है कि मुद्रास्फीति होगी तो बेरोजगारी किस स्तर पर जाएगी। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक, जिसे हम WPI कहते हैं, होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति गठित की गई थी। उनकी सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया गया। पहले जो मौद्रिक नीति में हम कभी भी जब मापते थे मौद्रिक नीतियों को बनाने के लिए, तो वो पहले होलसेल प्राइस लेते थे, लेकिन उर्जित पटेल समिति के बाद उन्होंने सिफारिश की, इसके बाद हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आधार मानते हैं। आगे है, यहाँ पे क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो सरकार को किन माध्यमों से उधार देते हैं? ऐसा नहीं कि सरकार ने पैसा मांगा और वाणिज्यिक बैंक दे देंगे, नहीं। वाणिज्यिक बैंक सरकार को सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या हम SLR जिसे कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक सरकार को SLR के रूप में ऋण देते हैं। हम देखते हैं ना कि जब CRR SLR, वही SLR क्या है? वो सांविधिक तरलता अनुपात है जिसके माध्यम से सरकार वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है। आगे है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश सावधिक जमाएं या फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, जो कि व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण है। फिक्स्ड डिपॉजिट में ये होता है कि लोग एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा कर देते हैं और उससे बैंक अन्य जगहों पर पैसा देके उससे कमाई कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फिक्स होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आगे है, यहाँ पे कुछ वस्तुओं और प्रमुख समूहों के बारे में बताया गया है, वस्तुओं की संख्या और भारांश। तो बस ऐसे सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे प्राथमिक वस्तुओं 2004-05 में 102 थी, फिर 11-12 में 117 हो गई। भारांश की बात की गई है, और 4-5 में उनका भारांश 20 था और 11-12 में, पहले आधार वर्ष 4-5 था, अब 11-12 कर दिया गया है। चर्चा चल रही है 17-18 करने को। वहीं ईंधन एवं ऊर्जा में 4-5 में 19 था और 11-12 में 16 हो गया। और विनिर्मित उत्पादों का जो वस्तुओं की संख्या थी 2004-05 में 555 थी और 11-12 में 564 हो गई। वहीं उनका भारांश 64.97 था और 2011-12 में 64.23 हो गया। तो कहीं ना कहीं कुल वस्तुओं की संख्या कितनी? 2004-05 में 676 थी और 2011-12 में 696 हो गई। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि हेलीकॉप्टर मुद्रा किसे कहते हैं? हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। तो हेलीकॉप्टर मुद्रा का प्रतिपादन मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। आगे है, वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, जिसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। जब मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई हो और मुद्रा भी कम हो, हम देखते हैं कि महंगाई भी है और मुद्रा भी कम है, तो ऐसी स्थिति को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। आगे है, मुद्रास्फीति एवं मंदी की
एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? मुद्रास्फीति हो और मंदी या रिसेशन हो उसे हम गतिहीन स्फीति कहते हैं या स्टैगफ्लेशन। तो याद रखिएगा, जब मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या मुद्रास्फीति में संकुचन होता है तो उसे हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं, और मुद्रास्फीति और मंदी चल रही हो तो उसे हम गतिहीन या स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आगे है ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की गुणात्मक शाखा नियंत्रण से संबंधित है। हम देखते हैं ना, इकोनॉमी में दो टर्म चलते हैं, गुणात्मक और रचनात्मक या मात्रात्मक। तो गुणात्मक और जो मात्रात्मक हैं उनमें ऋण की सीमाओं में परिवर्तन साख नियंत्रण की गुणात्मक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आगे है अवस्फीति या डिफ्लेशन जिसे हम कहते हैं या संकुचन कहते हैं। डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे इन्फ्लेशन होता है तो महंगाई बढ़ती है, तो जब डिफ्लेशन होता है तो वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में गिरावट आती है। अर्थात कोई वस्तु 5 रुपये में मिल रही थी, अब वो 4 ही रुपये में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये माइनस में चलने लगता, वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं, जिसे हम अवस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ों की महंगाई होती है, कुछ चीज़ों का कमी होती है, जिसे हम मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन कहते हैं। आगे यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है, चलिए हम उसको देखते हैं। यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम CPI कहते हैं, 4% निर्धारित किया गया है, जिसमें हम ±2% अर्थात अधिकतम 6 और न्यूनतम 2 का उतार चढ़ाव हो सकता है। मुद्रास्फीति के इस लक्ष्य को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए अर्थात 5 वर्षों के लिए समान स्तर पर रखा गया है। तो आप इसको देखेंगे कि हमारे देश में मुद्रास्फीति ±2 होनी चाहिए, अर्थात अधिकतम वो 4 है, अधिकतम 6 हो सकता है और न्यूनतम 2 तो रहेगा ही, तो ये याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे है कि अस्थाई मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अस्थाई मुद्रास्फीति की गणना में क्या नहीं शामिल किया जाता? वो है खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों को अस्थाई मुद्रास्फीति में नहीं शामिल किया जाता है। जैसे किसी चीज़ की मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ जाती है, जैसे तेल की कीमत हो गया, कपड़ों की कीमत हो गया या अन्य वस्तुओं की कीमत की बात हो गई। अब ये नहीं कि खाने पीने की वस्तुएं ज़्यादा महंगी होंगी तो वो तो शॉर्ट टर्म के लिए है ना, कुछ समय के लिए रहेगा तो हट जाएगा, तो वो महंगाई है ना कि मुद्रास्फीति है, उसकी कीमत बढ़ी है, वो कम हो सकती है। उसी तरीके से इन्फ्लेशन हो गया ईंधन में। आगे है, मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? जो मौद्रिक नीतियां सरकार एवं RBI के द्वारा बनाई जाती हैं उनकी समीक्षा प्रत्येक 2 माह के उपरांत की जाती है। RBI द्वारा बनाई गई मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रत्येक 2 माह के उपरांत की जाती है, अर्थात साल में 6 बार की जाती है। आगे है नकद आरक्षित अनुपात, जिसे हम CRR भी कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन अर्थात CRR और OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन साधन क्या है? यह मौद्रिक नीति के साधन हैं। सरकार CRR के द्वारा पैसे रिजर्व रखती है और ओपन मार्केट के द्वारा पैसे मार्केट से लेती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा
जो आरबीआई है वो पैसे अपने पास लेती है। आगे है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है भारत में किसके द्वारा किया जाता है? वो है आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। मौद्रिक नीतियों का निर्माण आरबीआई के द्वारा भारत में किया जाता है। आगे है, रेपो दर या रेपो रेट का नियमन कौन करता है? आरबीआई। रेपो रेट हो, इसे हम आरआर कहते हैं, या रिवर्स रेपो रेट हो, इन सब का जो नियमन है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आगे है, हमारे देश में बैंकिंग की सबसे बड़ी संस्था आरबीआई है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? क्या है ये कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारित भाग CRR कहलाता है। एक निश्चित होता है कि आपको 20%, 19%, 10% जो भी CRR के लिए आरबीआई निर्धारित कर देती है वो रखना पड़ता है। आगे है, जब भारतीय रिजर्व बैंक के नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि वह वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने की मुद्रा में कमी, जैसे वाणिज्यिक बैंकों के पास किसी ने 10 लाख रुपए जमा किए। अब 10 लाख रुपए जब वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा किए तो आरबीआई क्या करेगी? 10 लाख में से अगर वो चाहेगी कि बैंक अपने पास कम पूंजी रखें तो कहेगी भैया इसका आप 20% या 30% जो मैक्सिमम हो सकता है वो आरबीआई के पास रख दो। तो इससे ये होगा कि उस वाणिज्यिक बैंक के पास मुद्रा की कमी हो जाएगी। आगे है, राज्य भविष्य निधि स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा करती है? जो सरकार को मुद्रा प्राप्त होती है राज्य भविष्य निधि में वो किस कोष में जमा करती है? वो है सार्वजनिक लेखा निधि में सरकार उस मुद्रा को जमा करती है। जो राज्य भविष्य निधि के रूप में संचित करती है सरकार वो सार्वजनिक लेखा निधि के रूप में जमा करती है। आगे है, भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? भारत में मुद्रास्फीति की माप के लिए सबसे लोकप्रिय माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या CPI जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आगे यहाँ पे एक नोट है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इससे कीमतों में गिरावट आ जाती है जिसे हम मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन कहते हैं। जैसे उस वस्तु की मांग कम है और आपूर्ति अधिक है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कीमत कम हो जाएगी जिसे हम मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन कहते हैं। आगे है, ऑपरेशन ट्विस्ट किसके अंतर्गत या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया गया था। आगे है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहा जाता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों और ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे आधार या बेस रेट कहा जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक किसानों और ग्राहकों को बेस रेट पर ऋण देते हैं। आगे है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे हम CPI कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवा दोनों की कीमतों के आधार पर की जाती है। वस्तुओं की कहाँ कीमत बढ़ी है और सेवाओं की कहाँ बढ़ी है। आगे है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार उपभोक्ता कीमत सूचकांक या CPI है। CPI के आधार पर जो CPI
या उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, उसी के आधार पर महंगाई का निर्धारण किया जाता है। आगे है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO के द्वारा संकलित किया जाता है। आगे है किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 11-12 कर दिया गया था? तो वह समिति है सौमित्र चौधरी समिति की सिफारिश पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर 2004-05 से 11-12 कर दिया गया है। अर्थात जो WPI है या थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष वर्तमान में 11 और 12 है। आगे है वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वस्तुओं की थोक कीमत की सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने के लिए कार्यकारी समूह का अध्यक्ष अभिजीत सेन को बनाया गया था। आगे है विदेशी वाणिज्यिक उधारी, जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी जिसे हम ECB या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहते हैं, विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन विनियमित करता है? वो है RBI। अर्थात विदेशों से कोई भी ऋण लिया जाता है उसका विनियमन RBI करता है। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक या RBI द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या है? अगर RBI बैंक दर कम कर देती है तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अर्थात जैसे हम लोन लेने गए, अगर उसका रेट कम है तो हम ज़्यादा लोन ले लेंगे तो बाजार में ज़्यादा रुपया हो जाएगा। तो RBI के द्वारा जब बैंक दर कम कर दिया जाता है तो अधिक से अधिक लोग लोन लेते हैं, जिससे तरलता बाजार में बढ़ जाती है। अर्थात पैसा जो सॉफ्ट मनी है वो बढ़ जाता है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर या बेस रेट आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त करके 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर या MCLR को लागू किया। याद रखिएगा, बेस रेट बदलकर 2016 में RBI ने MCLR या सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण को लागू किया। आगे है रिजर्व बैंक के पास या RBI के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों को जो RBI के पास जो विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? वो है CRR। जैसे वाणिज्यिक बैंक को अगर 10,000 रुपये मिले तो उस 10,000 रुपये में से वह देखेगा कि उसको कितने रुपए रखने हैं। इसका निर्धारण RBI CRR के रूप में करता है। कि जैसे हम देखते हैं ना CRR या SLR, ये RBI अपने पास रखता है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षी अनुपात या रिजर्व रेशियो अथवा RBI का नीतिगत अनुपात कहते हैं। आगे है यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाता है? वो है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जो RBI तय करती है कि बैंक का कम से कम इतना जो बैंक रेट है वो उतना होना चाहिए, जिस पर बैंक लोगों को जिस रेट पर लोन या ऋण देगी। लेकिन जब RBI स्वयं इन बैंकों से ऋण लेती है तो कौन सा दर पर लेगी या किस दर पर या कितना ब्याज देगी उन बैंकों को, अगर RBI उनसे ऋण लेती है तो वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। आगे है बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात
रखना पड़ता है, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या SLR कहते हैं। आगे है वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने सुझाव दिया था कि जो SLR है तथा CRR दोनों को कम किया जाए। जैसे RBI अपने पास CRR और SLR के रूप में कुछ नकद रखती है, कुछ परसेंटेज इनका निर्धारित करती है, नकद रखती है। तो उसमें नरसिम्हन समिति ने कहा ये इनका नकद जो अनुपात है वो कम होना चाहिए, ताकि बैंकों के पास अधिक से अधिक धन हो और वह ऋण के रूप में देके कमा सकें या फिर धन अर्जित कर सकें। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर RBI CRR में वृद्धि कर देती है तो मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। अर्थात जैसे RBI कहे लाओ हमें पैसा दो बैंकों से, हम आपको 8% ब्याज देंगे, और लोगों और बैंकों को बाहर बाजार में अगर वो ऋण देता है तो उसे 6% मिलता है। तो बैंक चाहेंगे ना कि हम RBI को ही अपना लोन दे दें, क्योंकि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है या लाभ मिल रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं कि जब CRR में वृद्धि कर दी जाती है तो मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। सॉरी, CRR का ये एकदम बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, इसके लिए सॉरी। CRR का हमने ये बता दिया है रिवर्स रेपो रेट के बारे में। CRR क्या होता है कि जब मान लीजिए 20% बैंकों को अपने कुल मनी का CRR के रूप में रखना है, तो अगर इसमें वृद्धि कर दे, 20 की जगह 25 कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। तो क्या ये है कि मौद्रिक तरलता में कमी हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए 20% दिया तब भी तो उसके पास 80 रुपये बचे, अब 25 दे देगा रखने के लिए तो 75 ही बचे ना। तो कहीं कहीं तरलता में कमी आ जाती है बैंकों के पास। आगे है मौद्रिक नीति समिति का कौन अध्यक्ष होता है। जो मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है RBI के द्वारा, उसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। आगे है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष RBI का गवर्नर होता है। यहाँ पे एक नोट है कि मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अर्थात 6 सदस्य RBI से ही होते हैं, 6 भारत सरकार से होते हैं। कुल मिला के 3 RBI से और 3 भारत सरकार के द्वारा, ऐसे 6 समितियां बन जाती हैं। आगे है वह ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उन्हें क्या कहते हैं। वह ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उसे हम फ्लोटिंग दर ऋण या फ्लोटिंग रेट लोन्स कहते हैं। फ्लोटिंग रेट लोन्स कहलाता है। आगे है यहाँ पे मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के प्रभाव के बारे में बताया गया है कि अगर मुद्रास्फीति हो और मुद्रा संकुचन, अर्थात मुद्रास्फीति में क्या होगा कि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और आपूर्ति कम हो जाएगी, जिससे वस्तु की मांग बढ़ेगी, आपूर्ति कम होगी तो कीमत बढ़ जाएगी। वहीं पे संकुचन में होता है कि जो मुद्रा है वस्तु अधिक आ गई और मांग कम है, वस्तुएं अधिक हैं मांग कम है, तो ऑटोमेटिक उसकी कीमत कम हो जाएगी। इसे ही हम मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ करंट के बारे में बताया गया है कि क्षेत्र और प्रभाव बताया गया। उत्पादक अगर मुद्रास्फीति होती है तो उत्पादक को लाभ होगा और संकुचन होता है तो उत्पादक को हानि होती है। वहीं उपभोक्ता को मुद्रास्फीति होने पर हानि होती है। ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है उत्पादक और उपभोक्ता ऋणी के बारे में बताया गया है। अगर मुद्रास्फीति होती है तो उपभोक्ता को हानि होगी और मुद्रा जब संकुचन होगा तो उपभोक्ता को लाभ होगा। वहीं जो ऋणी होगा, जिस पर ऋण होगा, मुद्रास्फीति होने पर उसे लाभ होगा
और मुद्रा संकुचन होने पर हानि होगा। वहीं जो ऋणदाता है, जिसने ऋण दिया है, उसे मुद्रा महंगाई होगी तो हानि हो जाएगी, और अगर मुद्रा संकुचन होगा तो लाभ हो जाएगा। वहीं अगर निर्यात करना है तो मुद्रास्फीति होने पर निर्यात में कमी आती है, और मुद्रा संकुचन होने पर निर्यात में वृद्धि होती है। आयात में जब आयात होता है तो अगर मुद्रास्फीति है तो आयात में वृद्धि हो जाती है, और मुद्रा संकुचन में आयात में कमी हो जाती है। वहीं सार्वजनिक बचत में जब सार्वजनिक बचत करने की बात होती है तो अगर मुद्रास्फीति है, सार्वजनिक बचत में कमी आ जाती है, और अगर मुद्रा संकुचन है तो सार्वजनिक बचत में वृद्धि हो जाती है। वहीं सार्वजनिक व्यय जो खर्च है, अगर मुद्रास्फीति होती है तो सार्वजनिक व्यय बढ़ जाता है, और अगर मुद्रा संकुचन होती है सार्वजनिक व्यय कम हो जाता है। वहीं स्थिर आय समूह जो स्थिर आय समूह है, अगर मुद्रास्फीति होती है तो स्थिर आय समूह को हानि पहुंचती है, और मुद्रा संकुचन होने पर लाभ होता है। अगर परिवर्तनशील आय समूह है तो मुद्रास्फीति होने पर लाभ होगा, और मुद्रा संकुचन होने पर हानि होगी। अगर व्यापारी वर्ग है तो मुद्रास्फीति होने पर व्यापारियों को लाभ होता है। ये नोट करने की बात है, मुद्रास्फीति या महंगाई होने पर व्यापारियों को लाभ होता है, और मुद्रा संकुचन होने पर व्यापारियों को हानि होती है। वहीं पेंशन भोगी वर्ग होता है तो मुद्रास्फीति होने पर उन्हें हानि होती है, और मुद्रा संकुचन होने पर उन्हें लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चार्ट है, देखिए ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर ये इतनी चीज़ें एकदम इसको रख लीजिए कि उपभोक्ता को अगर मुद्रास्फीति है तो क्या होगा, उत्पादक को तो हानि होगी जब मुद्रा संकुचन होगा। उत्पादक है, जिसने उत्पादन किया, अगर महंगाई होगी तो उसकी वस्तुएं अधिक में बिकेगी तो उसे लाभ होगी, लेकिन जो खरीदेगा, महंगाई होने पर उसको हानि होगी, और महंगाई जब नहीं होगी, मुद्रा संकुचन होगा तो लाभ होगा। उसी प्रकार अगर जिसने ऋण लिया है, मुद्रास्फीति होने पर उसे लाभ हो जाएगा, लेकिन मुद्रा संकुचन होने पर उन्हें हानि हो जाएगी। लेकिन जो ऋणदाता है, महंगाई होने पर उसे हानि होती है, और मुद्रा संकुचन होने पर उसे लाभ होता है। वहीं निर्यात में मुद्रास्फीति होने पर कमी आ जाती है, निर्यात कम हो जाता है। मुद्रा संकुचन होने पर निर्यात में वृद्धि हो जाती है। और आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है जब मुद्रास्फीति होती है, आयात बढ़ जाता है, और मुद्रा संकुचन पर आयात कम हो जाता है। इतना आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा इकोनॉमी से संबंधित ये 6वां लेक्चर था, जिसमें हमने जो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है अपनी 6 समितियों के द्वारा, और मुद्रास्फीति के बारे में जाना है। मुद्रास्फीति किस कंडीशन पर होती है कि हमने देखा कि वस्तु की मांग बढ़ जाती है और वस्तु की आपूर्ति कम हो जाती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इकोनॉमी से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर था, तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।